वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th के लिए इकोनॉमिक्स का सबक नंबर 2 पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की 100% तैयारी करवाऊंगी, थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी। तो सबसे पहले टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी, क्योंकि बच्चों टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर के ज़रिए से ही एग्ज़ाम से मुतालिक हर उस कंसेप्ट को क्लियर करवाऊँगी जो कि आपके सिलेबस से होगा, ताकि एग्ज़ाम से मुतालिक इस चैप्टर का हर कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो सके। इसके अलावा अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन आंसर भी समझाऊंगी। बच्चों, ये क्वेश्चन आंसर एग्ज़ाम में ज़रूर रिपीट होते हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, एक बार वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना, ताकि इस चैप्टर का हर कंसेप्ट एग्ज़ाम के लिए आपको अच्छे से समझ आ सके। इसके अलावा जितने भी चैप्टर्स हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में हैं, आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 2 का नाम है हिंदुस्तानी मईशत के शोबे, यानी कि सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो बच्चों, इस चैप्टर के अंदर आपको क्या समझाया गया है, जो हमारे देश की मईशत है यानी कि हिंदुस्तानी मईशत को कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है और हर एक पार्ट के अंदर कौन कौन से कामों को शामिल किया गया है। समझ में आया कि आपको इस चैप्टर के ज़रिए क्या बात समझाने की कोशिश की गई है कि हमारे देश की जो मईशत है उसको कितने भागों के अंदर डिवाइड किया गया है और कौन से भाग के अंदर कौन से काम को शामिल किया गया है। इसके अलावा बच्चों, आपको इस चैप्टर के अंदर रोज़गार के मौक़ों को बढ़ाने के जो पहलू हैं वो समझाए जाएंगे और सरकार के ज़रिए से लोगों के रोज़गार को बढ़ाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, क्या क्या चीज़ें की गई हैं, इस बात को भी समझाया जाएगा। इसके अलावा बेरोज़गारी किसे कहते हैं, मौसमी बेरोज़गारी किसे कहते हैं, छिपी हुई बेरोज़गारी किसे कहते हैं, इन बातों के बारे में भी समझाया जाएगा। तो बच्चों, आप जैसे जैसे क्वेश्चन आंसर समझते जाओगे वैसे वैसे आपका हर डाउट क्लियर होता जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन आंसर के ज़रिए से ही मैं आपको पूरा चैप्टर क्लियर करवाऊँगी ये। तो सभी बच्चे इस तरफ ध्यान देंगे। तो दरसी किताब के सवाल जवाब हैं ये, आइए इन पर गौर करिए वाले। तो आइए इन पर गौर करिएगा। सवाल नंबर 1 है कि मिसाल देकर बुनियादी, सानवी और तीसरे दर्जे के सेक्टर को बयान कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर आपको पहले ही सवाल के अंदर समझाया जा रहा है कि मईशत को 3 भागों के अंदर डिवाइड किया गया है, बुनियादी, सानवी और तीसरे दर्जे के सेक्टर्स के अंदर डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर कहा गया है कि पहले सवाल में कि मिसाल देकर बुनियादी, सानवी और तीसरे दर्जे के सेक्टर्स को बयान करना है कि बुनियादी सेक्टर्स में कौन से काम शामिल हैं, सानवी सेक्टर में कौन से काम शामिल हैं और तीसरे दर्जे के सेक्टर में इकोनॉमी के कौन कौन से काम शामिल किए गए हैं। तो बच्चों, सबसे पहला सेक्टर होता है बुनियादी सेक्टर। तो बुनियादी सेक्टर के अंदर उन सभी कामों को शामिल किया जाता है जिनका ताल्लुक़ कुदरती वसाइलों से होता है, जैसे कि कपास की पैदावार करना, खेती बाड़ी करना, लकड़ी काटना, मवेशियों को पालना, कानकनी करना, डेयरी का काम करना, डेयरी फार्म का काम करना। तो बच्चों, इस जो बुनियादी सेक्टर्स के काम होते हैं, याद रखोगे कि ये कुदरती वसाइल से जुड़े होते हैं और सारे ही काम किस पर मबनी होते हैं, ज़राअत से मबनी होते हैं। याद रहेगा आपको कि बुनियादी सेक्टर्स के अंदर कुदरती वसाइल से जुड़े हुए सारे काम होते हैं और सारे ही काम ज़राअत से जुड़े होते हैं। तो इस बात को आप एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखोगे, पढ़कर बताती हूँ। तो इस तरह से लिखोगे, बुनियादी सेक्टर्स में कुदरती वसाइल के बराह रास्त इस्तेमाल पर मबनी सरगर्मियाँ आती हैं। क्या लिखोगे, बुनियादी सेक्टर्स में कुदरती वसाइल के बराह रास्त इस्तेमाल पर मबनी सरगर्मियाँ आती हैं। मिसाल के तौर पर कपास की खेती, जो एक कुदरती पैदावार है। इसी तरह डेयरी पैदावार, कानकनी, लकड़ी का काटना और मवेशियों का पालना वगैरह इन बुनियादी कामों के अंदर बुनियादी सेक्टर्स की कैटेगरी के अंदर आता है। जब हम कुदरती वसाइल का इस्तेमाल करके चीज़ों की पैदावार करते हैं यानी कि प्रोडक्शन करते हैं, याद रखोगे, जब हम कुदरती वसाइल का इस्तेमाल करके चीज़ों की पैदावार करते हैं तो इसे बुनियादी सेक्टर्स की सरगर्मियाँ कहा जाता है, क्योंकि ये उन सभी मौज़ूआत की बुनियाद है जिन्हें हम बातरतीब तैयार करते हैं। चूँकि हम ज़्यादातर कुदरती पैदावार ज़राअत, डेयरी, मछली पालन और जंगलात से हासिल करते हैं, इसलिए इस सेक्टर को ज़राअत से मुताल्लिक सेक्टर भी कहा जाता है। देखो, याद रहेगा कि आपको बुनियादी सेक्टर्स को ज़राअत से मुताल्लिक
सेक्टर कहा जाता है क्योंकि इसमें सारे ही काम ज़राअत से मुबनी होते हैं, ज़राअत पर जुड़े होते हैं। अब बच्चों, इकोनॉमी यानी कि मईशत का जो दूसरा सेक्टर होता है, दूसरा पार्ट होता है, उसे सानवी सेक्टर यानी कि सेकेंडरी सेक्टर कहते हैं। तो बच्चों, जो सानवी सेक्टर होता है इसके अंदर सनअती कामकाज आते हैं। सनअती कामकाज यानी कि उद्योग धंधों से संबंधित कामकाज, बिजनेस से रिलेटेड कामकाज। तो बच्चों, जो सानवी सेक्टर होता है इसे अपना प्रोडक्शन करने के लिए जो चीज़ें मिलती हैं वो कहाँ से मिलती हैं? बुनियादी सेक्टर से मिलती हैं। याद रखोगे कि सानवी सेक्टर को अपनी सनअती कामकाज को पूरा करने के लिए जो चीज़ें मुहैया होती हैं वो कहाँ से मुहैया होती हैं? बुनियादी सेक्टर से मुहैया होती हैं। यानी कि बच्चों, ये बुनियादी सेक्टर का अगला कदम होता है सानवी सेक्टर, यानी कि कुदरती चीज़ों को पहले बुनियादी सेक्टर के ज़रिए कलेक्ट किया जाता है। फिर जो बुनियादी सेक्टर के ज़रिए जो चीज़ें कलेक्ट की जाती हैं, सानवी सेक्टर के अंदर जो उद्योग धंधे होते हैं वो इन चीज़ों को ख़रीद लेते हैं और अपना प्रोडक्शन करते हैं, यानी कि उत्पादन करते हैं, पैदावार करते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर ये क्या करते हैं? कपास को ख़रीदते हैं। कपास से क्या करते हैं? कपास को काट कर सूत काटने वगैरह का काम करते हैं। इसी तरीके से ये बुनियादी सेक्टर से गन्ने ख़रीदते हैं, गन्ने से गुड़ और चीनी वगैरह बनाते हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सानवी सेक्टर का संबंध बुनियादी सेक्टर से होता है, क्योंकि सानवी सेक्टर को अपना काम आगे बढ़ाने के लिए बुनियादी सेक्टर से चीज़ें ख़रीदनी पड़ती हैं, जैसे कि चीनी बनाने के लिए, गुड़ बनाने के लिए गन्ने का ख़रीदा जाना। तो इस बात को किस तरह से लिखोगे? सानवी सेक्टर के तहत सनअती यानी कि उद्योग धंधों से संबंधित कामकाज आते हैं, जिसके ज़रिए हम बुनियादी सेक्टर से हासिल होने वाली चीज़ों को दीगर अशकाल यानी कि चीज़ों में तब्दील करते हैं। याद रखोगे, सानवी सेक्टर के तहत सनअती कामकाज आते हैं, जिसके ज़रिए हम बुनियादी सेक्टर से हासिल होने वाली चीज़ों को दूसरी अशकाल यानी कि चीज़ों में बदल देते हैं। ये बुनियादी सेक्टर का अगला कदम होता है। इस सेक्टर में चीज़ें कुदरती तौर पर पैदा नहीं की जाती हैं, बल्कि इन्हें बनाया जाता है। हम चीज़ों को आमतौर पर सनतों में तैयार करते हैं, यानी कि उद्योगों के अंदर, मिलों के अंदर तैयार करते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर कपास ख़रीदते हैं बुनियादी सेक्टर से, तो कपास से पैदा होने वाले रेशे का इस्तेमाल सूत काटने और बुनने में किया जाता है। इसी तरह गन्ने कच्चे माल की शक्ल में इस्तेमाल करके हम चीनी और गुड़ वगैरह तैयार करते हैं। इस सेक्टर को सनअती सेक्टर भी कहा जाता है। याद रखोगे कि बुनियादी सेक्टर को ज़राअती सेक्टर भी कहते हैं। इसी तरीके से सानवी सेक्टर को सनअती सेक्टर भी कहा जाता है। ये बात ज़रूर लिखेंगे बच्चे एग्ज़ाम में। कागज़ की सनत, चीनी की सनत, कीमियाई सनत, लोहे और स्टील वगैरह की सनतें दूसरे यानी कि सानवी सेक्टर की मिसालें हैं। याद रखोगे कागज़ की सनत, क्योंकि बच्चों देखो, कागज़ बनाने के लिए जो लुगदी बनती है वो कहाँ से आती है? पेड़ों से हासिल की जाती है। अलग टाइप के पेड़ होते हैं, तो इन्हें कहाँ से लेकर आते हैं? बुनियादी सेक्टर से ख़रीदा जाता है। इसी तरह से चीनी की सनत, कीमियाई सनत, लोहे और स्टील वगैरह की सनतें भी इसी सेक्टर में आती हैं, यानी कि कानकनी वगैरह। अगला पार्ट है इकोनॉमी का तीसरा सेक्टर। तो बच्चों, जो तीसरा सेक्टर होता है ये बुनियादी और सानवी सेक्टर को आगे बढ़ने के अंदर माशी मदद देता है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, रेलवे, बस वगैरह। याद रहेगा, तीसरा सेक्टर बुनियादी और सानवी सेक्टर को आगे बढ़ने में माशी मदद देता है, जैसे कि बसों, कार, ट्रक, ट्रांसपोर्ट के ज़रिए चीज़ों को लादकर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया जाता है। यानी कि जो चीज़ें खिदमत देती हैं, जो नौकरियां खिदमत देती हैं, खिदमत देने वाली जितनी भी कैटेगरीज़ हैं उसको तीसरे सेक्टर के अंदर, कामों के अंदर शामिल किया गया है। जैसे कि तालीम देना, बच्चों को पढ़ाना, सफाई का काम करना, डॉक्टर, इंजीनियर, नर्स वगैरह, ये सारे ही काम क्या हैं? इनसे हमें सेवा मिलती है। तो जिन कामों से सेवा मिलती है, जैसे कि बस, ट्रांसपोर्ट वगैरह से भी बुनियादी और सानवी सेक्टर को सेवा मिलती है, माशी मदद मिलती है। तो जितने भी ऐसे काम हैं जो कि सेवा के रूप में किए जाते हैं वो तीसरे सेक्टर के अंदर आते हैं। तो एग्ज़ाम में किस तरह से लिखोगे? बुनियादी और सानवी सेक्टर के अलावा
माशी यानी कि पैसे से रिलेटेड सरगर्मियों का एक तीसरा आमेज़ा भी है जो तीसरा सेक्टर कहलाता है। तीसरे सेक्टर की सरगर्मियाँ बुनियादी और सानवी सेक्टर की तरक्की में मदद करती हैं। ये सरगर्मियाँ खुद ब खुद चीज़ों को पैदा नहीं करती हैं, बल्कि पैदावारी अमल के अंदर माशी मदद देती हैं। मिसाल के तौर पर पहले और दूसरे सेक्टर के ज़रिए पैदा की जाने वाली चीज़ों को ट्रकों और ट्रेनों के ज़रिए ट्रांसपोर्ट करने और इन्हें बाज़ार में बेचने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो बसों और ट्रांसपोर्ट के ज़रिए जो काम को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है, तो यही चीज़ें ट्रांसपोर्ट वगैरह तीसरे सेक्टर में आती हैं। इसके अलावा जितनी भी सेवाएं हैं जैसे कि टेलीफोन, बैंकिंग, मवासलात, ये सभी चीज़ें तीसरे सेक्टर की मिसालें हैं। चूँकि ये सरगर्मियाँ चीज़ों की बजाय खदमातें अता करती हैं, इसलिए तीसरे सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। याद रखोगे, तीसरे सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। इस सेक्टर में इसके अलावा उस्ताद, डॉक्टर, धोबी, नाई, मोची, वकील जैसे लोग भी अपनी खिदमत फराहम करने वाले होते हैं। तीसरे सेक्टर की कुछ और मिसालें हैं तिजारत, तालीम और सेहत की सहूलियात की फराहमी वगैरह। यानी कि बच्चों, ट्रांसपोर्ट के अलावा खिदमत से मुताल्लिक जिनसे हम दूसरों की सेवा करते हैं, जितने भी ऐसे काम हैं जिनसे पैसों से रिलेटेड कमाई होती है, तो वो सभी तीसरे सेक्टर के अंदर आते हैं और तीसरे सेक्टर को सर्विस सेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है मंदरजा झैल कारोबार को इब्तिदाई, सानवी और तीसरे सेक्टर के अंदर आपको तकसीम करना है। तो देखिए यहाँ पर सारे ही कारोबार लिखे हैं, तो आपको इन सभी कारोबार को बुनियादी, सानवी और तीसरे सेक्टर के अंदर डिवाइड करना है। तो बच्चों, टोकरी बुनने वाला क्या है? बुनियादी सेक्टर है, क्योंकि टोकरी जो बुनी जाएगी वो कैसे बुनी जाएगी? झाड़ियों वगैरह को तोड़कर जंगलात से। फूलों की खेती करने वाला, दूध फरोश, मछुआरा, माली, कुम्हार, शहद की मक्खियाँ पालने वाला, ये सारे ही काम क्या हैं? कुदरती चीज़ों से किए जाने वाले काम हैं। इसी वजह से इन्हें बुनियादी सेक्टर में शामिल किया गया है। अब सानवी सेक्टर क्या है? सानवी सेक्टर अपने कामों को करने के लिए बुनियादी सेक्टर से चीज़ों को ख़रीदते हैं, जैसे कि दर्जी, माचिस के कारखाने में काम करने वाला, क्योंकि माचिस बनाने के लिए लकड़ी की ज़रूरत पड़ेगी और लकड़ी तो बुनियादी सेक्टर से खरीदी जाएगी। इसी तरीके से है तीसरा सेक्टर। तो तीसरे सेक्टर के अंदर है पुजारी, कोरियर पहुंचाने वाला यानी कि डाकिया, महाजन, खुलाई सफ़र करने वाले आदमी, खुलाई सफ़र करने वाले एस्ट्रोनॉट्स, कॉल सेंटर के मुलाजिम। तो ये जितने भी लोग हैं ये सभी अपनी अपनी सेवाएं लोगों को दे रहे हैं और इन सेवाओं से इनको क्या होता है? माशी मदद मिलती है, पैसा कमाते हैं। तो आप सभी एग्ज़ाम में अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि बुनियादी सेक्टर को, सानवी सेक्टर को और तीसरे सेक्टर को कौन कौन से कामों के अंदर डिवाइड किया गया है। अगला सवाल है, ध्यान से सुनेंगे। तरक्की याफ्ता ममालिक की तारीख़ सेक्टर्स में हुई तब्दीलियों के ताल्लुक में क्या इशारा करती है? तरक्की याफ्ता ममालिक बच्चों, यानी कि वो मुल्क जो कि तरक्की हासिल कर चुके हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि तरक्की याफ्ता ममालिक की तारीख़ में सेक्टर्स के अंदर, इकोनॉमी के सेक्टर्स में होने वाली तब्दीलियों के ताल्लुक में क्या इशारा करती है। यानी कि बच्चों, सवाल का मतलब आपको समझ में आया कि तरक्की याफ्ता ममालिक की जो हिस्ट्री है वो किस तरीके से तरक्की याफ्ता बने। तो इसके अंदर सेक्टर्स के अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ आई इकोनॉमी के सेक्टर्स में, आपको ये बात बतानी है। तो बच्चों देखो, तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर स्टार्टिंग के अंदर जब ये लोग तरक्की कर रहे थे, अब तो तरक्की कर चुके हैं क्योंकि ये तरक्की याफ्ता हैं, तो उस टाइम पर यहाँ की ज़्यादातर जनसंख्या बुनियादी कामों से ही माशी कमाई करती थी, यानी कि पैसा हासिल करती थी। मगर बच्चों, जैसे जैसे बुनियादी कामों के अंदर फ़रोख्त होता गया, तकरीबन जैसे कि 100 साल की वक्फे के अंदर, तो वैसे वैसे क्या हुआ? इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि सनतों का, उद्योगों का विकास हुआ।
फिर बच्चों सानवी सेक्टर तरक्की करते करते तीसरे सेक्टर की तरफ बढ़ गया। तो तरक्की याफ्ता ममालिक के सेक्टर्स की वजह से ही इकोनॉमी 3 सेक्टर्स के अंदर डिवाइड हुई। याद रखोगे कि पहले तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर लोग बुनियादी सेक्टर्स में ज़्यादा से ज़्यादा काम करते थे, मगर जब जैसे जैसे बुनियादी सेक्टर्स के अंदर तरक्की होती गई तो इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया, तो जिस वजह से सानवी सेक्टर्स बना। और जब सानवी सेक्टर्स की तरक्की हुई तो उससे तीसरे सेक्टर के काम भी सामने आए। तो इस आंसर को एग्ज़ाम में आप किस तरह से लिखोगे? तरक्की याफ्ता ममालिक की तारीख़ के अंदर हिस्ट्री में ये देखा गया है कि तरक्की की इब्तिदाई दौर में बुनियादी सेक्टर्स ही माशी सरगर्मियों का सबसे बड़ा सेक्टर्स रहा था। जैसे जैसे ज़राअत के तरीक़ों के अंदर तब्दीलियाँ आती गई, वैसे वैसे पैदावार के अंदर भी कई गुना इजाफ़ा होने लगा, ताजिरों की तादाद भी बढ़ने लगी और ख़रीद व फ़रोख्त की सरगर्मियाँ भी कई गुना बढ़ने लगी। ज़्यादातर लोग बुनियादी सेक्टर्स में ही रोज़गार हासिल करते थे, मगर एक तवील यानी कि बहुत लंबे अरसे बाद यानी कि 100 साल से ज़्यादा अरसे के बाद कारखाने वजूद में आए। जो लोग पहले खेतों में काम करते थे उनमें से ज़्यादातर लोग अब कारखानों में काम करने लगे और इस तरह सानवी सेक्टर रोज़गार के नुक्ता नज़र से ज़्यादा अहम हो गया। अब बच्चों ज़ायद वक्त के अंदर यानी कि एक्स्ट्रा टाइम के अंदर भी काम होने लगा। पिछले 100 सालों में सानवी सेक्टर से तीसरे सेक्टर की तरफ दोबारा बदलाव हुआ, यानी कि कुल पैदावार के नुक्ते नज़र से खिदमात की अहमियत भी बढ़ गई, क्योंकि देखो बच्चों सानवी सेक्टर के लिए खिदमात का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसी वजह से ठीक बच्चों, तो कैसे लिखोगे कि पिछले 100 सालों में सानवी सेक्टर से तीसरे सेक्टर की तरफ दोबारा बदलाव हुआ, कुल पैदावार के नुक्ते नज़र से खिदमत की अहमियत बढ़ गई और लोग सर्विस सेक्टर में ज़्यादातर काम करने लगे। यही तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर देखने में आई है चीज़ सामने। अगला सवाल है, जज़्वी बेरोज़गारी तब होती है जब 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो बच्चों तब होती है जब लोग अपनी सलाहियत यानी कि स्किल से काम कर रहे होते हैं। अगला सवाल है, हमें जज़्वी बेरोज़गारी के बारे में क्यों ख्याल करना चाहिए। तो बच्चों जज़्वी बेरोज़गारी छिपी हुई बेरोज़गारी को कहते हैं। जैसे कि एक दुकान के अंदर एक कारीगर की काम की ज़रूरत है, तो वहाँ पर जैसे कि वो दुकान बाप की है, तो क्या किया जाता है कि चारों भाई एक ही दुकान में काम करते हैं। कहने को तो वो देखने में काम में लगे होते हैं, मगर असल में उनकी कमाई नहीं हो रही होती है, तो इसे ही जज़्वी बेरोज़गारी कहा जाता है। तो एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखोगे? हमें जज़्वी बेरोज़गारी के बारे में संजीदगी से ख्याल करना चाहिए। जज़्वी बेरोज़गारी पोशीदा बेरोज़गारी है और इससे मुतासिर फ़र्द क्या होता है, नाउम्मीद हो जाता है, ज़हनी तनाव होता है, माशी बदहाली होती है और गुर्बत का शिकार हो जाता है। कुछ लोग दिखाई देते हैं कि ये काम कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो बेकार होते हैं और अगर इन्हें ज़राअती कामकाज से अलग कर दिया जाए तो इनके ख़ानदान के लोगों पर कोई ख़ास दबाव नहीं पड़ेगा और अगर इस हटाए गए फ़र्द को दीगर कामों में रोज़गार दे दिया जाए तो इस फ़र्द से इसके ख़ानदान और पूरे मुल्क की आमदनी के अंदर इजाफ़ा होगा। बेरोज़गारी मुकम्मल हो या पोशीदा हो बच्चों, ये बेरोज़गारी हमेशा मुल्क की मईशत का एक मुनफी यानी कि नेगेटिव पहलू है, क्योंकि देखो बच्चों जितने लोग कमाएंगे तो उतनी ही इकोनॉमी हमारी तरक्की करेगी, हमारी देश की कमाई बढ़ेगी। अगर इसके हल के लिए संजीदगी से ख्याल किया जाए तो ज़राअत और इससे मुताल्लिक़ सनतों में रोज़गार के मौक़े पैदा हो जाएंगे। हम ऐसा ज़राअत और तकनीक की सहूलियत के अंदर इजाफ़ा करके कर सकते हैं। समझ में आया कि जज़्वी बेरोज़गारी को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? अगर हम ज़राअत के अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, जैसे कि किसी काम को करने के लिए, जैसे बीज वगैरह लाने के लिए शहर से, या फिर दवाइयों का छिड़काव करने के लिए, या खेती बाड़ी को अच्छी पैकिंग करने के लिए लोगों को रख लेना, तो इससे क्या होगा, जो बेरोज़गार लोग होंगे उनको भी काम मिलेगा और देश की इकोनॉमी की जो कमाई होगी, देश की कमाई होगी, वो भी बढ़ेगी। अगला सवाल है, अगर किसानों को आबपाशी
और बाज़ार की सहूलियत फराहम किया रही जाए तो रोज़गार और आमदनी के अंदर इजाफ़ा कैसे होगा। देखो सवाल के अंदर क्या पूछा गया है कि अगर किसानों को आबपाशी यानी कि सिंचाई की सुविधा दे दी जाए और इसके अलावा बाज़ार की भी सहूलियत दे दी जाए, यानी कि सामान बेचने की उनकी आसानी से बिक जाए, इस चीज़ की व्यवस्था कर दी जाए तो इससे कारोबार, रोज़गार और आमदनी के अंदर किस तरीके से फ़ायदा होगा। तो बच्चों, अगर किसानों को आबपाशी की सहूलियत फराहम कराई जाए तो रोज़गार और आमदनी दोनों में इजाफ़ा होगा यकीनी तौर पर, क्योंकि आबपाशी से क्या होगा, खेती बाड़ी अच्छी होगी, ज़्यादा होगी। आबपाशी के लिए कुएं, तालाब, बांध, ट्यूबवेल, पानी की टंकियाँ, नहरें और बावलियों की तामीर वगैरह, प्लम्बर, कारीगर और मज़दूरों को रोज़गार मिलेगा। याद रखोगे कि अगर किसानों को आबपाशी के लिए सहूलियतें दी जाएंगी तो आबपाशी की सहूलियतों को करने के लिए क्या होगा, कुएं बनाने के लिए, तालाब बनाने के लिए, बांध बनाने के लिए दूसरे लोगों को, मज़दूरों को रोज़गार मिलेगा। आबपाशी की सहूलियत में इजाफ़ा होने से किसानों को फ़ायदा होगा, क्योंकि सिर्फ वो अब बारिश पर ही डिपेंड नहीं रहेंगे। वे अपने खेतों से साल में 2 या 3 या फिर कहीं कहीं 4 फसलें भी उगा सकते हैं। सब्जियों, फूलों और फलों वगैरह की तोसी होगी, यानी कि पैदावार में बढ़ावा होगा। ज़राअत पर मुबनी मवेशी, डेयरी फार्म, मधुमक्खियों का पालना, मछली पालन जैसी नई नई सनतों की भी तरक्की होगी, जिससे कि क्या होगा, ज़्यादा कमाई होगी, देश की भी ज़्यादा कमाई होगी और इंसान भी खुशहाल रहेंगे। नज़दीकी बाज़ार दस्तयाब होने से ये लोग अपना अनाज, दालें और दीगर पैदावार को भी आसानी से बेच सकेंगे और इनको इससे माशी मदद मिलेगी। अगला सवाल है, शहरी इलाकों में रोज़गार के अंदर किस तरह से इजाफ़ा किया जा सकता है। तो बच्चों, शहरी इलाकों के अंदर घरेलू और छोटे पैमाने और बड़े पैमाने की सनतों को लगाकर पुरानी सनतों के अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रोज़गार को पैदा किया जा सकता है। समझ में आया बच्चों, शहरी इलाकों में घरेलू, छोटे पैमानों और बड़ी पैमाने की सनतों को लगाकर क्या किया जा सकता है, रोज़गार के अंदर इजाफ़ा किया जा सकता है। क्या लिखोगे, शहरी इलाकों में घरेलू, छोटे पैमाने और बड़े पैमाने की सनतों को लगाकर और पुरानी सनतों के अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर नए रोज़गार पैदा किए जा सकते हैं। शहरी लोगों को कम शरह पर बैंकों के ज़रिए कर्ज देकर उन्हें नए नए काम पर लगाया जा सकता है। याद रखोगे कि शहरी लोगों को अगर सरकार चाहे तो बैंकों के ज़रिए कम सूद पर कर्ज देकर इन्हें नए नए काम पर लगा सकती है। इसके अलावा बच्चों, शहरों में सड़कें, पार्क, बागात, पुल, नालियाँ, छोटे छोटे रास्ते, गलियाँ पक्की करवाकर रोज़गार की मुख्तलिफ़ सरगर्मियों के ज़रिए रोज़गार दिया जा सकता है। इसके अलावा बच्चों, अवामों के ज़रिए खिदमत दिए जाने वाले काम के ज़रिए भी शहरों के अंदर रोज़गार मिल सकता है, जैसे कि तालीम, सेहत, ट्रांसपोर्ट, बिजली, पानी, बैंकिंग, बीमा, कंप्यूटर सेंटर, कॉलेज वगैरह खुलवाकर भी लोगों के लिए रोज़गार के मौके पैदा किए जा सकते हैं। याद रखोगे कि शहरों के अंदर किस तरीके से रोज़गार को बढ़ाया जा सकता है। तो सबसे पहले छोटे पैमाने और बड़े पैमाने की सनतों को लगाकर पुरानी सनतों के अंदर टेक्नोलॉजी लाकर रोज़गार पैदा किए जा सकते हैं। इसके अलावा शहरियों को बैंकों के ज़रिए कम सूद पर कर्ज देकर नए नए काम पर लगाया जा सकता है। इसके अलावा शहरों में सड़कें, पार्क, बागात, पुल, नालियाँ, छोटे छोटे रास्ते, गलियाँ पक्की करवाकर मुख्तलिफ़ सरगर्मियों के ज़रिए रोज़गार फराहम किया जा सकता है। इसके अलावा अवामी खदमात और सहूलियत जैसे काम, जैसे कि तालीम, सेहत, ट्रांसपोर्ट, बिजली, पानी, बैंकिंग, बीमा, कंप्यूटर सेंटर, कॉलेज वगैरह खुलवाकर भी लोगों के लिए रोज़गार के मौक़ों को बढ़ाया जा सकता है। अगला सवाल है, मुनज़्ज़िम और ग़ैर मुनज़्ज़िम इकोनॉमी के कौन से सेक्टर होते हैं। तो बच्चों देखो, मुनज़्ज़िम सेक्टर वो सेक्टर होते हैं जो कि सरकार के ज़रिए जिनके ऊपर ध्यान रखा जाता है, काम करने के घंटे और इसके असूल वगैरह होते हैं। तो मुनज़्ज़िम सेक्टर को किस तरह से लिखोगे, मुनज़्ज़िम सेक्टर में वो कारोबार और काम करने के मकामात आते हैं जहां रोज़गार के औकात मुकर्रर होते हैं, यानी कि काम करने के घंटे, और लोगों के पास एक मुतीन यानी कि जो काम उनसे कहा जाता है वही काम करवाया जाता है।
ये सेक्टर हुकूमत के ज़रिए मंजूर शुदा होते हैं, यानी कि हुकूमत के ज़रिए लाइसेंस दिया गया होता है इन कामों को, और इन्हें सरकारी असूलों और कानूनों के मुताबिक ही इनको अमल करना होता है, जैसे कि फैक्ट्री कवानीन, कम से कम मजदूरी का कानून, सुबकदोशी कानून वगैरह। ऐसे सेक्टर मुनज़्ज़म सेक्टर कहलाते हैं। ऐसे सेक्टर के मुलाज़मीन को रोज़गार के तहफ़्फ़ुज़ का फ़ायदा पहुँचता है, इनकी नौकरी पक्की होती है, इनसे एक मुतीना वक्त के लिए काम करने की उम्मीद की जाती है, इसके बाद रिटायरमेंट हो जाती है तो इनको गुजारा भत्ता दिया जाता है। अगर वो इसके अलावा ज़्यादा काम करते हैं तो इन्हें ज़्यादा तनख्वाह दी जाती है एक्स्ट्रा टाइम की। इसके अलावा इन्हें लतील सुबकदोशी फ़ंड वगैरह की सहूलियतें भी दी जाती हैं और मेडिकल की भी सहूलियतें दी जाती हैं मुनज़्ज़म सेक्टर्स के अंदर। गैर मुनज़्ज़म सेक्टर क्या है बच्चों? गैर मुनज़्ज़म सेक्टर छोटी छोटी और बिखरी हुई इकाइयाँ जो ज़्यादातर सरकारी कंट्रोल से बाहर होती हैं। याद रखोगे, गैर मुनज़्ज़म सेक्टर सरकारी कंट्रोल से बाहर होते हैं। इस सेक्टर में असूलों और कवानीन पर अमल नहीं होता है। यहाँ पर कम तनख्वाह वाले रोज़गार होते हैं। इसकी कोई भी गारंटी नहीं होती है, नौकरी कभी भी ख़त्म हो सकती है। गैर मुनज़्ज़म सेक्टर में काम करने वालों को किसी भी किस्म की सहूलियत हासिल नहीं होती है और ना ही इसके लिए वे अदालत में जा सकते हैं। इन्हें बग़ैर बताए काम से भी हटाया जा सकता है। जब काम होता है तो लोगों को, काम नहीं होता तो लोगों को छुट्टी दे दी जाती है। किसान अपने खेतों में काम करते हैं और खाली वक्त में शहरों में भी जाकर काम कर लेते हैं। अगला सवाल है, गैर मुनज़्ज़म और मुनज़्ज़म सेक्टर के अंदर आपको डिफरेंस बताना है। तो बच्चों, मुनज़्ज़म सेक्टर्स में मुलाज़मीन और मज़दूरों के लिए ज़्यादा फ़ायदे होते हैं क्योंकि यहाँ पर उसूलों और पाबंदियों के मुताबिक हुकूमत का कंट्रोल होता है। मुलाज़मीन को मुनासिब तनख्वाह और काम करने के औकात दीगर सहूलियात की गारंटी दी जाती है, जबकि गैर मुनज़्ज़म सेक्टर में काम करने वाले मुलाज़मीन और मज़दूरों को किसी भी किस्म की सहूलियत मुहैया नहीं होती है। यहाँ पर इनका इस्तेहसाल होता है। मुनज़्ज़म सेक्टर में खिदमात को मुनज़्ज़म तरीके से अता किया जाता है। इस सेक्टर की तमाम तर इकाइयाँ हुकूमत के अंडर होती हैं और कवानीन पर अमल किया जाता है, जबकि गैर मुनज़्ज़म सेक्टर में ना तो हुकूमत के पास रजिस्ट्रेशन कराया जाता है और ना ही असूलों की पाबंदी की जाती है। अगला पॉइंट है, हमारे मुल्क में 1991 के बाद से मुनज़्ज़म सेक्टर का जो सिलसिला है कम हो रहा है और गैर मुनज़्ज़म सेक्टर के असरात बढ़ रहे हैं। याद रखोगे, हमारे मुल्क में 1991 के बाद से मुनज़्ज़म सेक्टर का सिलसिला कम हो रहा है और गैर मुनज़्ज़म सेक्टर के असरात बढ़ रहे हैं क्योंकि 1991 से ही माशी पॉलिसियाँ लागू कर दी गई। आलमकारी यानी कि ग्लोबलाइजेशन को अपना लिया गया। अवामी सेक्टर की बजाय निजी सेक्टर को अब ज़्यादा अहमियत दी जा रही है। मज़दूरों और माहिर कारीगरों को बरतरफ किया जा रहा है। आज शराइत की बुनियाद पर ही काम हो रहा है। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं अब, क्योंकि इससे पहले वाले आइए गौर करे वाले क्वेश्चन आंसर थे। अब बच्चों, ये टेक्स्ट बुक के मेन क्वेश्चन हैं। सवाल 1 है, पोशीदा बेरोज़गारी से आप क्या समझते हैं? शहरों और दही इलाकों की मिसालें देकर बतानी है। तो बच्चों, मैंने बता दिया था, पोशीदा बेरोज़गारी छिपी हुई बेरोज़गारी है, ऐसी बेरोज़गारी जिसके अंदर लगता है कि इंसान, कोई भी फ़र्द काम कर रहा है मगर असल में उसको कमाई हासिल नहीं होती है। तो एग्ज़ाम में किस तरीके से लिखोगे? पोशीदा बेरोज़गारी वो हालत होती है जिसके ज़रिए हम कुछ ऐसा देखते हैं कि हर एक कोई ना कोई काम कर रहा होता है, लेकिन कोई भी मुकम्मल तौर पर रोज़गार हासिल नहीं कर पाता है। ये मातहत रोज़गार की हालत होती है जिससे ऐसा ज़ाहिर होता है कि लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन सभी अपनी सलाहियत से काम कर रहे हैं। याद रखोगे, पोशीदा बेरोज़गारी वो हालत होती है जिसके ज़रिए हम कुछ ऐसा देखते हैं कि हर कोई ना कोई काम कर रहा होता है, लेकिन कोई भी मुकम्मल तौर पर रोज़गार हासिल नहीं कर पाता है। ये मातहत रोज़गार की हालत होती है जिससे देखने में ऐसा ज़ाहिर होता है कि लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन सभी अपनी सलाहियत से काम कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर शहरी इलाके में एक छोटी दुकान है जिसमें सिर्फ 2 आदमियों की ज़रूरत है, लेकिन मालिक ने एक नौकर के साथ साथ अपने 4 लड़कों को भी दुकान में गैर ज़रूरी तरीके से लगा रखा है। इस तरह इसके चारों लड़के पोशीदा बेरोज़गारी से मुतासिर हैं।
इनकी दुकान में, क्योंकि 2 के अलावा बाकी के लोगों की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है दुकान में, मगर फिर भी उनको मालिक ने अपने बेटों को लगा रखा है। इसी तरह से दही इलाकों की मिसाल ले ली जाए तो एक किसान के पास सिर्फ एक 3 एकड़ का छोटा सा खेत है, जिसमें सिर्फ 3 लोगों को रोज़गार मिल सकता है। इस किसान के ख़ानदान में 7 मेंबर्स हैं और सब ही इस काम में लगे रहते हैं। तो इस तरह इनमें से 4 लोग पोशीदा बेरोज़गारी के अंडर आएंगे, क्योंकि खेत के अंदर काम करने के लिए 3 लोगों की ज़रूरत थी, मगर मेंबर हैं 7, तो जो 4 लोग हैं वो क्या है, पोशीदा बेरोज़गारी के अंदर आएंगे, क्योंकि सभी को मुकम्मल तौर से कमाई हासिल नहीं हुई है। अगला सवाल है, खुली बेरोज़गारी और पोशीदा बेरोज़गारी में फ़र्क बताना है। तो बच्चों, खुली बेरोज़गारी पोशीदा बेरोज़गारी से मुख्तलिफ होती है, अलग होती है। खुली बेरोज़गारी के तहत किसी एक फ़र्द के पास कोई मुलाज़मत नहीं होती है, वो बेरोज़गार होता है। इसे वाज़ह तौर पर देखा जा सकता है कि ये फ़र्द बेरोज़गार है। जबकि पोशीदा बेरोज़गारी के तहत हमें बेरोज़गारी की हालत दिखाई नहीं देती है, ये हालत पोशीदा होती है जिसे हम देख नहीं सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने ऊपर एग्जाम्पल में समझाया आपको। अगला सवाल है टेक्स्ट बुक का, हिंदुस्तानी मईशत की तरक्की में तीसरा सेक्टर कोई ख़ास किरदार नहीं निभा रहा। क्या आप इस बात से मुताल्लिक यानी कि सहमत हैं? अपने जवाब की वजूहात दीजिए। तो बच्चों, ऐसा तो नहीं है, तीसरे सेक्टर के अंदर तो सारी ही सर्विसें आती हैं, क्योंकि ये बुनियादी और सानवी सेक्टर को जितने भी काम होते हैं ट्रांसपोर्ट वगैरह के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह जाना, माल को लाना ले जाना, ये तीसरे सेक्टर के ज़रिए ही किया जाता है। इसलिए ऐसा हरगिज़ नहीं कहा जा सकता कि तीसरा सेक्टर हिंदुस्तानी मईशत के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो एग्ज़ाम में कैसे लिखोगे, हिंदुस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है, यानी कि अभी हिंदुस्तान ने पूरी तरह से तरक्की हासिल नहीं की है, तरक्की आहिस्ता आहिस्ता हासिल कर रहा है। तो हिंदुस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है, डेवलपिंग कंट्री है। 1991 से हिंदुस्तान में नई माशी पॉलिसियाँ जैसे कि आलमकारी, आज़ादकारी, मल्टीनेशनल कंपनियों की दखलंदाजी मंजूर कर ली गई। याद रखोगे कि 1991 से हिंदुस्तान में नई माशी पॉलिसियों के तहत आलमकारी को, आज़ादकारी को, मल्टीनेशनल की दखल अंदाजी को मंजूर कर लिया गया। तो बच्चों, माशी पॉलिसियों की तब्दीलियों की वजह से ही तीसरा सेक्टर तेज़ी से फल फूल रहा है। मुल्क की घरेलू पैदावार में तीसरे सेक्टर की शिरकत आए दिन बढ़ती जा रही है। अगर हम अदादो शुमार यानी कि डेटा पर नज़र डालें तो बुनियादी और सानवी सेक्टर के मुकाबले गुज़िश्ता 30 सालों में तीसरे सेक्टर के अंदर ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। रोज़गार में भी तीसरा सेक्टर काफ़ी फ़ीसद गुज़श्ता 30 सालों में बढ़ा है। 1973 में तीसरे सेक्टर की हिस्सेदारी सिर्फ 10 से 15% थी, लेकिन 2003 में बढ़कर ये 20 से 22% हो गई। तीसरे सेक्टर की खिदमत सभी लोगों के काम करने की सलाहियत के अंदर इजाफा करती है, यानी कि तीसरे सेक्टर के ज़रिए जो खिदमतें दी जाती हैं वो सभी लोगों के जो काम करने की स्किल है उसके अंदर इजाफा करती है और मुल्क के लोगों को ज़रूरी इत्तिलात और मालूमात फराहम करती है। अगला सवाल है, गैर मुनस्सिम सेक्टर में मज़दूरों का इस्तेहसाल यानी कि शोषण किया जाता है। क्या आप इस बात से मुताल्लिक हैं, सहमत हैं? अपने जवाब के हक़ में दलाइल पेश कीजिए, यानी कि रीज़न देना है। तो मैं इस बात से मुताल्लिक हूँ कि गैर मुनज़्ज़म सेक्टर में मज़दूरों का इस्तेहसाल होता है। इसकी वजह मंदरजा झेल है। दही इलाकों में गैर मुनज़्ज़म सेक्टर ख़ास तौर पर बेज़मीन मज़दूरों, छोटे किसानों, बुनाईदारों और कारीगरों पर मुबनी होता है। हिंदुस्तान में तकरीबन 80% दही ख़ानदान छोटे किसानों के ज़मरे में कैटेगरी में आते हैं। इन किसानों को वक्त पर किसी भी किस्म की मदद नहीं मिल पाती है जिसकी इन्हें ज़रूरत होती है। शहरी इलाकों में गैर मुनज़्ज़म सेक्टर ख़ास तौर पर छोटी सनअतों, छोटे उद्योगों के मज़दूरों, ताजिरों और ट्रांसपोर्ट में लगे हुए मज़दूर और खोचे वालों पर मुश्तमिल होता है। छोटी सनअतें भी कच्चे माल की हसूलियाबी और पैदावार के लिए हुकूमत की मदद की ज़रूरत होती है।
जज़ोवक्ती मज़दूरों को शहरी और दही दोनों इलाकों में तहफ़्फ़ुज़ दिए जाने की ज़रूरत है, क्योंकि सनतें इन लोगों का शोषण करती हैं, इनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम कराती हैं और कम मज़दूरी देती हैं। आम तौर पर मज़दूरों की एक ख़ासी तादाद पसमानिंदा तबक़ात और पसमानिंदा ज़ात से है जो गैर मुनज़्ज़म सेक्टर के अंदर काम करते हैं। ये मज़दूर कम मज़दूरी पर काम करने के अलावा समाजी तफरीक का भी शिकार होते हैं, इसलिए इन्हें भी तहफ़्फ़ुज़ देने की ज़रूरत है। अगला सवाल है, माशी सरगर्मियों की दर्जाबंदी रोज़गार के हालत की बुनियाद पर कैसे की जाती है? तो मईशत में काम की बुनियाद पर रोज़गार को मुनज़्ज़म और गैर मुनज़्ज़म सेक्टर में तकसीम किया जाता है। सवाल का मतलब समझ में आया। माशी सरगर्मियों की जो दर्जाबंदी है रोज़गार के हालत की बुनियाद पर कैसे की जाती है? तो बच्चों, मईशत यानी कि इकोनॉमी में काम की बुनियाद पर रोज़गार को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, मुनज़्ज़म और गैर मुनज़्ज़म सेक्टर में तकसीम किया जाता है। ये तकसीम इस बात की तरफ इशारा करती है कि लोग किस तरह के मुलाजिम होते हैं। ये तकसीम ये भी इशारा करती है कि मज़दूरों और मुलाजमिन के काम करने की शराइत और हालत क्या है। क्या इनके रोज़गार की गारंटी के लिए कुछ कवानीन पर अमल किया जाता है? कौमी दही रोज़गार गारंटी एक्ट 2005 नरेगा के मकसद को बयान करना है। तो बच्चों, कौमी दही रोज़गार गारंटी एक्ट 2005 के मकसद के तहत वो सभी लोग जो काम करने के लायक हैं और उन्हें काम की ज़रूरत है और उन्हें हुकूमत के ज़रिए एक साल में 100 दिन के रोज़गार की गारंटी दी जाती है। अगर हुकूमत रोज़गार मुहैया कराने में नाकाम रहती है तो वे इन लोगों को रोज़गारी भत्ता देगी। इस एक्ट के तहत इस तरह के कामकाज को अहमियत दी जाती है जिससे मुस्तकबिल में ज़मीनी पैदावार बढ़ने के अंदर मदद मिले, यानी कि खेती बाड़ी से रिलेटेड। अगला सवाल है, पब्लिक और निजी सेक्टर की सरगर्मियों की तुलना करनी है, मवाजना करना है। तो बच्चों, निजी सेक्टर वो सेक्टर है जिसमें सनतों पर किसी फ़र्द या अफराद के ग्रुप या कंपनियों का मालिकाना हकूक़ होता है, यानी कि प्राइवेट कंपनियां। मिसाल के तौर पर जीवन प्रकाश, मोरी टायर्स, राव पब्लिकेशन हाउस, बजाज स्कूटर्स, टाटा मोटर्स, स्टील वगैरह, रिलायंस वगैरह, ये जितनी भी प्राइवेट कंपनियां हैं इनके ऊपर लोगों का निजी तसल्लुत होता है, इसमें सरकार की दखलंदाजी नहीं होती है। दूसरी तरफ पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर होता है जिसकी मलकियत किसी सूबे या सरकार या एजेंसी के हाथ में होती है। मिसाल के तौर पर कौमी बैंकिंग, डाकघर, रेलवे, आकाशवाणी, दूरदर्शन, भारतीय जीवन बीमा कंपनी, ट्रांसपोर्ट निगम वगैरह, ये सभी क्या हैं? पब्लिक सेक्टर्स हैं। आमतौर पर निजी सेक्टर में पैदावार रात दिन पैदा करने के पीछे, यानी कि प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा करने के पीछे का मकसद क्या होता है? मुनाफा कमाना होता है। जबकि पब्लिक सेक्टर का मकसद मुनाफा कमाना नहीं होता बल्कि लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना होता है और उन्हें कम कीमत पर सहूलियत अता करना होता है, क्योंकि हुकूमत के पास अपना काम चलाने के लिए बहुत सारे दीगर ज़राए भी होते हैं। अगला सवाल है, पब्लिक सेक्टर की कुछ सरगर्मियों की मिसालें दीजिए और बताइए कि हुकूमत के ज़रिए इन्हें क्यों चलाया जाता है। तो बच्चों, रेलवे, डाकघर, मुल्क के दफ़ा से जुड़ी हुई सनतें, BSNL, MTNL, भारतीय जीवन बीमा निगम वगैरह पब्लिक सेक्टर की सरगर्मियों की कुछ मिसालें हैं। ये सभी सरगर्मियाँ कुछ ऐसी हैं जिनकी ज़रूरत समाज के हर फर्द को होती है। इन सहूलियात को निजी सेक्टर ज़्यादा कीमत पर मुहैया कराते हैं, यानी कि प्राइवेट तौर पर ये सहूलियतें के लिए लोगों को ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, मगर पब्लिक सेक्टर के अंदर यही सहूलियतें सरकार के ज़रिए कम कीमत पर लोगों को अता की जाती हैं। दूसरा ये कि इन सरगर्मियों पर बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है जो निजी सेक्टर की सलाहियत से बाहर होता है। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करने वाले हज़ारों लोगों से पैसा हासिल करना भी आसान काम नहीं है, इसलिए हुकूमत ऐसे भारी अखराजात को खुद उठाती है और लोगों को इन सहूलियात को फराहम करती है। अगला सवाल है, बयान कीजिए कि किसी मुल्क की माशी तरक्की में पब्लिक सेक्टर कैसे ताउन करता है। समझ में आया कि किसी भी मुल्क की इकोनॉमी की कमाई में तरक्की के लिए पब्लिक सेक्टर का क्या रोल है।
तो पब्लिक सेक्टर की तरक्की में ही कई तरह से मदद करता है। पब्लिक सेक्टर की तरक्की कई तरह से मदद करती है। हुकूमत रेलवे की सनत में सरमायाकारी करती है, यानी कि पैसा लगाती है। रेलवे सामान की ढुलाई करके मुल्क की तरक्की के अंदर मदद करता है। रेलवे हुकूमत के लिए पैसा कमाने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। हुकूमत डाकघर, टेलीफोन महकमा और तार के महकमों में सरमाया यानी कि पूंजी पैसा लगाकर मवासलाती खिदमतें अदा करती है। पब्लिक सेक्टर के तहत कुछ सनतें भी काम कर रही हैं, जैसे कि दफ़ा, जहाज़रानी, पानी के जहाज़, हवाई जहाज़ बनाने की सनत, लोहा और स्टील की सनतें, मेट्रो रेल और मकामी रेल गाड़ियाँ भी पब्लिक सेक्टर की सरगर्मियों के अंदर आती हैं। हुकूमत कसीरुल मकासद मंसूबे और हकीकी मराकज़ भी चलाती है। ये सभी सरगर्मियाँ तरक्की के अंदर बहुत ज़्यादा माविन यानी कि मददगार साबित होती हैं। अब बच्चों, अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन आंसर हैं। एक बार सिर्फ ध्यान से सुन लेना, तो इंशाल्लाह एग्ज़ाम की बहुत अच्छी सी आपकी तैयारी होगी इस चैप्टर की। उन लोगों के लिए एक तकनीकी लफ्ज़ लिखिए जो कच्चे माल से चीज़ों को बनाने के अमल में लगते हैं। तो कच्चे माल से जब चीज़ों को बनाया जाता है तो तकनीकी लफ्ज़ इसके लिए क्या कहलाएगा? सानवी कारोबार यानी कि सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। कुदरत के ज़रिए अता की गई चीज़ों को इकट्ठा करने या उससे चीज़ें बनाने के अमल के लिए कोई एक तकनीकी लफ्ज़ बताना है। तो कुदरती तौर पर चीज़ों को इकट्ठा करने का मतलब है इब्तिदाई सेक्टर से रिलेटेड कारोबार यानी कि इब्तिदाई कारोबार, प्राइमरी ऑक्यूपेशन। ऐसे लोग जो लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म की खिदमत देते हैं, तो ये तीसरे दर्जे के कारोबार जैसे कि बैंकिंग और ट्रांसपोर्ट वगैरह के अंडर आता है। अपने मवेशियों के साथ लोगों का किसी मौसम में एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल यानी कि शिफ्ट होना क्या कहलाता है? तो इसे मौसमी हिजरत कहते हैं यानी कि माइग्रेशन कहते हैं। अगला सवाल है, नाइजीरिया और मशरक़ी अफ्रीका के खानाबदोश लोगों के लिए कोई तकनीकी लफ्ज़ लिखिए। तो फुलानी नाइजीरिया, हंसी मशरक़ी अफ्रीका के लिए तकनीकी लफ्ज़ है। तीसरे सेक्टर के कारोबार की 5 मिसालें देनी हैं, तो जैसे कि तालीम, सेहत, तिजारत, ट्रांसपोर्ट, रेलवे, मवासलात, ये सभी क्या है? तीसरे सेक्टर की मिसालें हैं। किन ममालिक में ख़ास तौर पर इब्तिदाई सेक्टर के काम पाए जाते हैं? तो बच्चों, हिंदुस्तान क्योंकि ज़राअत पर मुबनी देश है, तो यहाँ पर ज़्यादातर काम इब्तिदाई सेक्टर के ज़रिए होते हैं। जैसे कि जो मुल्क तरक्की पजीर हैं, जैसे कि हिंदुस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये सभी ममालिक क्या हैं? अभी तरक्की पजीर हैं। अगला सवाल है, इब्तिदाई सेक्टर के कोई 3 काम। तो जैसे कि बच्चों, शहद इकट्ठा करना, शिकार करना, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, खेतीबाड़ी करना, ये सब क्या है? इब्तिदाई सेक्टर के काम हैं। अगला सवाल है, शुमाली कुतुब के इलाके में रहने वाले लोग इब्तिदाई सेक्टर के काम के लिए कौन से मवेशी को ख़ास तौर पर पालते हैं? तो यहाँ पर रेंटियर को पाला जाता है, सांड की तरह से होता है ये। अगला सवाल है, इंडीज़ के पहाड़ी इलाकों में पाए जाने वाले जानवरों के नाम बताने हैं। तो लामा और आल्पाका। कानकनी से क्या मुराद है? यानी कि माइनिंग। तो ज़मीन की सतह से फ़ायदेमंद चट्टानी मादों को हटाकर कानकनी कहलाती है, यानी कि ज़मीन के अंदर से मादनियात को निकालना ही कानकनी कहलाती है। ज़रूरी समाजी बुनियादी ढांचे से आप क्या समझते हैं? तो ज़रूरी बुनियादी समाजी ढांचा तालीम, सेहत से मुताल्लिक़ खिदमत, ट्रेनिंग, तहकीकी काम, घर से मुताल्लिक़ सहूलियात और शहरी सहूलियात, ये सभी समाजी बुनियादी ढांचे के कामों के अंतर्गत आते हैं। तकनीकी तालीम से क्या फ़ायदे हैं? तकनीकी तालीम आमतौर पर लोगों के इल्म और तालीम की सतह को ज़्यादा निखारती है। इससे मजदूर यानी कि स्किल्स के अंदर इजाफ़ा होता है, जहनी सलाहियत के अंदर इजाफ़ा होता है। तालीम बलगान का मतलब क्या है बच्चों? तो 15 से 35 साल के उम्र के दरमियान आने वाले लोगों के ग्रुप को तालीम अता करना तालीम बलगान कहलाता है।
अगला सवाल है, एक तालीम याफ्ता फ़र्द कौन होता है? तो एक ऐसा फ़र्द जो अक्लमंदी के साथ पढ़ा लिखा हो और उसके अंदर स्किल्स हों, सलाहियतें हों। शहरी सहूलियात क्या होती है? पानी की सप्लाई, सफाई, पार्क, गंदे पानी की निकासी, सीवर का निज़ाम वगैरह शहरी सहूलियातें कहलाती हैं। हिंदुस्तानी मज़दूरों के ज़रिए कम पैदावार करने की वजह क्या है? नामुनासिब शहरी सहूलियातें होना। हिंदुस्तान में ख्वानगी की शरह क्या है? तो यहाँ यानी कि कितने परसेंट लोग पढ़े लिखे हैं? तो 75%। हिंदुस्तान के किस सूबे की जो पढ़े लिखे होने की परसेंटेज है पूरी 100% है? तो वो सूबा है, वो रियासत है, वो स्टेट है केरला। केरला की जो पढ़े लिखे होने की परसेंटेज है वो पूरी 100% है। यहाँ के सभी लोग ज़्यादातर पढ़े लिखे हैं। आइन में 93वीं तरमीम क्या थी, यानी कि सुधार संशोधन क्या था? तो लोकसभा में 18 नवंबर 2001 को एक कानून पास किया गया जिसमें 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त और लाजमी तालीम को एक बुनियादी हक की शक्ल देने का ऐलान किया गया था, यानी कि सभी बच्चों को सरकार के ज़रिए से मुफ्त तालीम दी जाएगी। ज़रूरी समाजी बुनियादी ढांचे से आपकी क्या मुराद है? ऐसा ढांचा जो बिलवास्ता तरीके से माशी निज़ाम को बाहर से ताउन करे, यानी कि मदद दे। बिहार में ख्वानगी की शरह क्या है? बिहार में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने परसेंट? तो सिर्फ 35% लोग पढ़े लिखे हैं बिहार में। अगला सवाल है, मंदरजा झैल को इब्तिदाई, सानवी और तीसरे कारोबार की कैटेगरी के अंदर आपको डिवाइड करना है। तो देखो बच्चों, बुनियादी सेक्टर में कौन कौन से काम आते हैं? कानकनी यानी कि कुदरती चीज़ों से मुताल्लिक सारे काम, जैसे कि कानकनी, लकड़ी का काटना और मवेशियों को पालना। सानवी सेक्टर के अंदर कौन से काम आते हैं? जो कि उद्योग धंधों से संबंधित होते हैं, जिन कामों को करने के लिए सानवी सेक्टर से चीज़ों को खरीदा जाता है। क्योंकि देखो बुनियादी सेक्टर में कानकनी करके लोहा और स्टील निकाला जाता है, तो यहाँ पर बिज़नेस को चलाने के लिए लोहा और स्टील बुनियादी सेक्टर से खरीदा जाता है। तो लोहा और स्टील की सनत, कपड़े की सनत, क्योंकि कपड़े को बुनने के लिए कपास की ज़रूरत पड़ती है, इसी तरह से चीनी की मिले। अब तीसरे सेक्टर के अंदर सारी सर्विसें होती हैं, जैसे कि बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, इलाज वगैरह। अगला सवाल है, मंदरजा झैल की दर्जाबंदी घरेलू, छोटे पैमाने और बड़े पैमाने की सनतों में करनी है। तो बच्चों, घरेलू सनतें क्या हैं? जैसे कि मोमबत्ती बनाना, चटाई को बुनना, गलीचे यानी कि कालीनों को बुनना, माचिस बनाना, माचिस की डिब्बियाँ बनाना वगैरह। छोटे पैमाने की सनतें हैं, जैसे कि प्लास्टिक के खिलौने बनाना, पेंसिल का काम करना, साबुन बनाना वगैरह। बड़े पैमाने की जो सनतें हैं वो क्या हैं? जैसे कि मारुति इंडस्ट्रीज़, रेशम के कपड़े बनाने की सनत वगैरह, यानी कि बड़े बड़े उद्योग धंधे, बिजनेस। अगला सवाल है, मौसमी हिजरत से क्या मुराद है? उन 3 फ़िरक़ों के नाम बताएं जो इसे अपनाते हैं। तो बच्चों, मुख्तलिफ मौसमों में अपने जानवरों के साथ और उनकी बका के लिए एक जगह से, यानी कि जानवरों की हिफाजत के लिए मौसम के मुताबिक एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल, यानी कि शिफ्ट होना मौसमी हिजरत कहलाता है। वे लोग जिनका ख़ास पेशा मवेशी पालना है, एक जगह पर मकामी तौर पर अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारते हैं, ये खाना बदोश गोवाले कहलाते हैं, जो अपने मवेशियों के लिए पानी और चारागाह की तलाश में एक मकाम से दूसरे मकाम पर हिजरत करते हैं। याद रखोगे कि ये अपने मवेशियों की वजह से ही मौसम के मुताबिक एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जैसे कि किसी मौसम के अंदर बारिश वगैरह में, ठंड में या ज़्यादा गर्मी के अंदर तो इनके मवेशियों को खाना नहीं मिल पाता है, तो इनको एक जगह से दूसरी जगह हर हाल में जाना पड़ता है अपनी जानवरों की हिफाजत के लिए। गर्मी के मौसम में ये पहाड़ी इलाकों पर चले जाते हैं और सर्दियों में नीचे की तरफ आ जाते हैं। कश्मीर के गुज्जर, गद्दी, बकरवाल, अफ्रीका में मिसाई और एशिया के कैजरिक जातियां हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मौसम के हिसाब से हिजरत करती हैं। अगला सवाल है, नाख्वानगी यानी कि अनपढ़ होना, पढ़ा लिखा ना होना किस तरह से हिंदुस्तान में गुर्बत यानी कि गरीबी के लिए ज़िम्मेदार है। तो हिंदुस्तान में दही और शहरी दोनों ही इलाकों में नाख्वानगी काफ़ी हद तक गरीबी के लिए ज़िम्मेदार है। नाख्वानगी की वजह से दही इलाकों में किसान ज़राअत की नई तकनीक समझने में नाकाम रहते हैं, जिसके नतीजे में वे पिछड़ जाते हैं।
अनपढ़ होने की वजह से सूदखोर इनका खूब इस्तेहसाल करते हैं, इन्हें पागल बनाते हैं। शहरी इलाकों में अनपढ़ कारीगरों और मज़दूरों का इस्तेहसाल होता है। दुकानदार और सनअतकार करते हैं शहरी इलाकों में मज़दूरों का इस्तेहसाल, क्योंकि ये बेचारे लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं। अगर ये ख्वानदा हो और हुनरमंद हो तो कोई भी इनका इस्तेहसाल नहीं कर सकता है। अनपढ़ होने की वजह से ऐसे लोग ना अपना पेट भर सकते हैं और ना अच्छी बस्तियां बनाकर रह सकते हैं। इन्हें मजबूरन गंदी बस्तियों के अंदर रहना पड़ता है। अगला सवाल है, बेरोज़गारी और मौसमी बेरोज़गारी में फ़र्क बताओ। बेरोज़गारी से मुराद ऐसी हालत से है जिसमें इंसान मौजूदा मजदूरी की शरह पर काम करने के लिए तैयार रहता है लेकिन उसको काम नहीं मिल पाता है। जबकि मौसमी बेरोज़गारी वो बेरोज़गारी की हालत है जिसमें किसी ख़ास मौसम में रोज़गार मुहैया नहीं होता है। जैसे कि सर्दियों में काम मिल जाता है तो गर्मियों में नहीं मिलता, गर्मियों में मिलता है तो सर्दियों में नहीं मिल पाता। अगला सवाल है, माशी सरगर्मियों को ऐसे 3 ज़मरों के अंदर कैटेगरी में तकसीम कीजिए जिसमें मोटे तौर पर लोग काम में लगे हैं। तो मोटे तौर पर लोग 3 तरह के कामों में तकसीम किए जाते हैं। पहले दर्जे के काम, तो पहले दर्जे के बुनियादी काम वो काम है जिसमें कुदरती ज़राए से ग़िज़ाई अशिया, कच्चा माल, ईंधन और मादनियात का कानकनी की जाती है, यानी कि पहले सेक्टर के सारे काम। दूसरे दर्जे के काम ऐसे काम हैं जो पहले दर्जे के कामों के ज़रिए हासिल शुदा कच्चे माल का इस्तेमाल करके चीज़ों का प्रोडक्शन किया जाता है, इन्हें दूसरे दर्जे के काम कहते हैं। तीसरे दर्जे के कामों के अंदर तीसरे दर्जे में ज़ाती और तिजारती खिदमात शामिल होती हैं। तालीम, सेहत, तिजारत, ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, बुनियादी खिदमात में लगे हुए लोगों का काम तीसरे दर्जे के काम के तहत आता है। अगला सवाल है, घरेलू और छोटे पैमाने की सनतों के अंदर फ़र्क बताओ। तो घरेलू और छोटे पैमाने की सनतों में मंदरजा झेल फ़र्क है। घरेलू सनतें ऐसी सनतें जो आमतौर पर गाँव में चलाई जाती हैं। इनमें पैदावार का ताउन हासिल करके पैदावार की जाती है। इन सनतों में कम सरमाए की यानी कि कम पूंजी, कम पैसे की ज़रूरत होती है। इसमें जैसे कि सूत काटना, कपड़ा बुनना, बीड़ी बनाना वगैरह शामिल होते हैं काम। छोटे पैमाने की सनतें से मुराद उन सनतों से है जिनमें 60 लाख रुपए तक के सरमाएकारी की जाती है, पैसा लगाया जाता है। ये सनतें कस्बों और शहरों में की जाती हैं। इनमें तवानाई यानी कि बिजली का इस्तेमाल होता है। इन सनतों में मशीनों पर पुर्ज़ों का बनाना, छापे खाना, मोज़े और बनियान बनाने तक की सनतें शामिल होती हैं। अगला सवाल है, कानकनी के लिए मकाम का इंतखाब करते वक्त कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो कानकनी के लिए काम का इंतखाब करते वक्त उस मकाम से हासिल होने वाली कच धात की क्वालिटी और उस इलाके की चट्टानों की तबाही हालत और वहाँ की जोग्राफियाई हालत को ध्यान में रखना होता है। इस बात का भी ख्याल रखा जाता है कि ये कान कितनी गहरी है और क्या यहाँ पर मज़दूरों का पहुँचना मुमकिन है भी या नहीं है। तो तीसरे दर्जे की खिदमत की अहमियत बयान करनी है, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ, क्योंकि तीसरे दर्जे के ज़रिए बुनियादी और सानवी सेक्टर्स को खिदमतें दी जाती हैं। तीसरे सेक्टर के ज़रिए ही बुनियादी और सानवी जो काम होते हैं, चीज़ों का लाना ले जाना वगैरह, सेवाएं देनी, ये सभी तीसरे सेक्टर के अंडर आती हैं। चाहे तो आप इसे पॉज करके अपने आप पढ़ सकते हैं। अगला सवाल है, हिंदुस्तान एक तरक्की पजीर यानी कि डेवलपिंग कंट्री है, तो मुल्क के ज़्यादातर लोग यहाँ पर पहले दर्जे के काम में क्यों लगे हैं। हिंदुस्तान दुनिया को सभी किस्म की बुनियादी मौज़ूआत पैदा करके फराहम कराता है। हिंदुस्तान अभी भी अपने लोगों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में लगा हुआ है और इसके पास सभी चीज़ों की ज़ायद मिक़दार में पैदा करने का वक्त नहीं है। अभी तक हमारे मुल्क में साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सही पैमाने पर नहीं किया जा रहा है। तरक्की पजीर ममालिक में हमारी रफ्तार धीमी है। यही वजह है कि हमारे मुल्क में यहाँ ज़्यादातर आबादी अभी तक बुनियादी कामों में, खेती बाड़ी वगैरह में लगी है और तीसरे दर्जे के काम में बहुत ही कम आबादी काम कर रही है। आखिरी सवाल है, आपके ख़याल में बेरोज़गारी के मसले को कैसे हल किया जा सकता है। तो बच्चों, बेरोज़गारी के मसले को मंदरजा झेल तरीक़ों से हल किया जा सकता है।
मुल्क में सनतों को यानी कि उद्योग धंधों को फ़रोग देकर बेरोज़गारी को हल किया जा सकता है। अगर बच्चों ज़्यादा उद्योग धंधे होंगे तो ज़्यादा लोगों को काम मिलेगा। ख़ास तौर पर छोटी और घरेलू सनतों को ज़्यादा फ़रोग देना चाहिए क्योंकि इससे ज़्यादातर लोगों को रोज़गार मिल सकता है। सरकारी और गैर सरकारी तौर पर 5 साला मंसूबे में भी नई सनतें कायम करने की कोशिश करनी चाहिए। नौजवानों को सनती ट्रेनिंग दी जानी चाहिए ताकि वो पढ़ लिख कर सनतें यानी कि बिज़नेस उद्योग धंधे कायम कर सकें और काम की तलाश में ना रहें। कौमी बैंकों के ज़रिए नौजवान को कर्ज़ दिए जा रहे हैं, लेकिन एक तो सूद की शरह बहुत ज़्यादा है और दूसरे कर्ज़ को देने की शर्तें बहुत ज़्यादा सख्त हैं। तो हुकूमत की तरफ से ऐसे नौजवानों को सस्ते दामों पर कर्ज़ और ज़मीन फराहम कराई जानी चाहिए। हमारी आबादी का 60% से ज़्यादा हिस्सा ज़राअत पर इन्हिसार करता है, डिपेंड करता है। इसलिए साइंसी तरीके अपनाकर किसानों को आसान किस्तों पर पैसा देकर ऐसा इंतज़ाम किया जाना चाहिए ताकि ज़राअत में फ़रोग हो सके और लोगों को ज़्यादा काम मिल सके। मुल्क के मुख्तलिफ़ वसाइल का भी मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल करके दही इलाकों में लोगों को काम पर लगाया जा सकता है। यहाँ पर छोटी सनतों को फ़रोग देकर बेरोज़गारी को कम किया जा सकता है। तो बच्चों, यहाँ से ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा ये हार्ड वर्क पसंद आया है, वीडियो अच्छे से समझ में आई है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और प्लीज़ दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना, क्योंकि बच्चों जो पाकिस्तान की एसएसटी की जो वीडियो हैं वो पहले रिकमेंडेशन में आ रही हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर तो मेरे अलावा किसी ने एसएसटी की कोई वीडियो ही नहीं बनाई है। इसलिए प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ